हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जुलाई 2020 के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। होता क्या है कि जब हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जब मंथ का एंड आता है तो पूरे महीने के हमारे पास डेली करंट अफेयर के इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि हमें क्वेश्चंस में क्या होने लगती है, कंफ्यूजन होने लगती है। और एग्जाम में जब हमसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज होकर के गलत आंसर लगा जाते हैं। तो डेली करंट अफेयर की बजाय हमने वीकली करंट अफेयर शुरू किया है। वीकली करंट अफेयर का हमारा पर्पस क्या है कि इसमें हम डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल करके लाएंगे और आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन की संख्या क्या है वो कम मिलेगी और क्वेश्चन को याद रखने में आपको आसानी भी होगी। तो आज के वीडियो का भी हमारा पर्पस यही है कि जुलाई प्रथम सप्ताह में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रथम सप्ताह के, उनको आज के वीडियो में हमने कलेक्ट करके दिया हुआ है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना मतलब क्या है, चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया है? प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य ने। तो महाराष्ट्र राज्य ने ही प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया है। प्रोजेक्ट प्लैटिना में होगा क्या? प्रोजेक्ट प्लैटिना में प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण किया जाएगा कोरोना के मरीजों के ऊपर। ठीक है। कोरोना के मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का क्या किया जाएगा? परीक्षण किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी है क्या? प्लाज्मा थेरेपी में करते क्या है कि जो कोरोना का मरीज ठीक हो चुका है उस कोरोना के मरीज से एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज क्या करेंगे? निकालेंगे, और कोरोना का जो मरीज अभी संक्रमित है उस संक्रमित मरीज के शरीर में क्या करेंगे? एंटीबॉडीज को डाल देंगे। एंटीबॉडीज क्या करेगा? एंटीबॉडीज का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हमारे संक्रमित मरीज की बढ़ेगी तो उसकी क्या होगी? इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो उस व्यक्ति के रिकवर होने के चांसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी इस फॉर्मूले पे हमारा क्या करती है? काम करती है। ठीक है। अब प्लाज्मा थेरेपी के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए हम प्लाज्मा थेरेपी को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। और बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया? प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है। प्रोजेक्ट प्लैटिना अभियान शुरू किया है। इसमें आपका प्लाज्मा थेरेपी से आपका क्या होगा? मरीजों को ठीक किया जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद रखनी है। कविता संकलन पुस्तक द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ की लेखिका कौन है? द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ की लेखिका वही हैं जो आपकी 64 योगिनी ऑफ हीरापुर, 64 योगिनी ऑफ हीरापुर की लेखिका थी। 64 योगिनी ऑफ हीरापुर कौन है? 64 योगिनी ऑफ हीरापुर एक बुक है जो अमेजन पे बेस्ट सेलर बुक थी। अमेजन पे बेस्ट सेलर बुक थी 64 योगिनी ऑफ हीरापुर। वही उसी लेखिका ने क्या लिखा है? उन्हीं लेखिका ने लिखा है द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। और ये लेखिका कौन है? डॉक्टर आदिशा दास। डॉक्टर आदिशा दास। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। देश का पहला कवक पार्क, देश का पहला कवक पार्क मतलब लाइकन पार्क कहाँ विकसित किया गया? देश का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरा, कौन से? पिथौरागढ़ जिले में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में विकसित किया गया है देश का पहला कवक पार्क। चूंकि ये पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बिल्कुल इसको याद ही रखना है। क्लियर है? 36वां द्विवर्षीय आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आसियान, आसियान का मतलब ASEAN। आसियान का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ? जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और इसका 36वां सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है हनोई वियतनाम में। हनोई वियतनाम में। ये क्या है? बाई एनुअल शिखर सम्मेलन था। आयोजित क्या किया गया है? हनोई वियतनाम में। इस साल का जो हमारा सम्मेलन था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। क्यों? क्योंकि इस साल तो आपको पता है कोरोना काल चल रहा है तो सारी चीज़ें बंद हैं। इस साल का जो सम्मेलन है वो कैसे हुआ है? वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? हनोई वियतनाम में। हमको इतना याद रखना है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कम आय वाले समूहों को किफायती आवास पहुंच में बनाने में मदद करने के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु की सरकार ने 250 मिलियन डॉलर किफ़ायती आवास प्रोवाइड करने के लिए किफ़ायती आवास प्रोवाइड करने के लिए विश्व बैंक के साथ तमिलनाडु सरकार ने 250 मिलियन डॉलर का जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? विश्व बैंक का जो हमारा मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसके जो करंट में हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। क्लियर है? इतनी बातें हमें और याद रखनी है। कोरोना संक्रमण के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान शुरू किया है? ठीक है। अब आपको सबको पता है कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। बच्चे स्कूल खुल नहीं रहे हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक एक क्या शुरू किया? हमारा घर हमारा विद्यालय नामक एक अभियान शुरू किया है, एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा कि हर सप्ताह एक टाइम टेबल बनाया जाएगा और बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा। बच्चों को काम दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई होगी कैसे? बच्चों की पढ़ाई जो होगी वो टीवी रेडियो के माध्यम से हमारी क्या होगी? पढ़ाई की जाएगी बच्चों की। इसमें क्या होगा? 10 बजे से 1 बजे तक आपकी क्लासें आएंगी। 10 बजे से
1 बजे तक आपकी क्लासें होंगी टीवी और रेडियो में, और बच्चों को 10 बजे से 1 बजे तक आपको क्या करना, पढ़ाना है। जिन बच्चों के घर में टीवी नहीं है, जिन बच्चों के घर में रेडियो नहीं है, उन बच्चों के घर में शिक्षक खुद जाएंगे और उनको क्या करेंगे, होमवर्क देंगे। घर घर जाकर के शिक्षक क्या करेंगे, होमवर्क देंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई में क्या है, कोई बाधा नहीं आएगी। और ये सरकार, ये योजना किस सरकार ने शुरू की है, ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। क्लियर है। हाल ही में किस राज्य ने पानी की पहुंच के हर घर तक सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है पानी से, मतलब यहाँ पे सूखा सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है सबसे ज़्यादा सूखा यहाँ पे पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर घर जल अभियान की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें पता चल जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। क्लियर है। तो हर घर जल अभियान किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया गया है, आसान क्षेत्र घोषित किया गया है नागालैंड को। ठीक है, पहले भी नागालैंड आसान क्षेत्र था। 30 दिसंबर 2019 को नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया था। अब जून में 6 महीने खत्म हो गए, तो फिर से इसको 6 महीने का कार्यकाल क्या कर दिया गया, इसका बढ़ा दिया गया। मतलब अगले 6 महीने के लिए फिर से इसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है। अशांत क्षेत्र कौन से होते हैं, अशांत क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लूट मार, मतलब पब्लिक के लिए खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे क्षेत्रों को सरकार क्या कर देती है, अशांत क्षेत्र घोषित करती है। माओवादियों का खतरा ज़्यादा है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है नागालैंड, तो यहाँ पे माओवादियों का खतरा ज़्यादा है। और लूट मार और जितनी भी मतलब गंदे एक्टिविटी हैं वो सारी की सारी क्या है, यहाँ पे होती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे क्षेत्रों को क्या कर दिया, ऐसे क्षेत्रों को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया। ऐसे क्षेत्र में एक कानून लग जाता है, उस कानून का नाम क्या है, AFSPA, मतलब एप्सपा। एस्पा कानून लागू हो जाता है। एस्पा कानून जो बना था वो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों के लिए बना था। कब बना था, 1958। एस्पा कानून का मतलब क्या है, एस्पा कानून का मतलब है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इस एक्ट में क्या है, आर्म्ड फोर्स मतलब सैन्य बल, सैनिकों को क्या है, स्पेशल पावर प्रोवाइड है। स्पेशल पावर का मतलब क्या है, इसमें क्या है, बिना वारंट के आप किसी भी संदिग्ध को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। किसी भी संदिग्ध के घर में तलाशी ले सकते हैं, किसी भी संदिग्ध की तलाशी ले सकते हैं। ये आपको क्या है, सैन्य बलों को ये पावर प्रोवाइड है। यहाँ पे कौन सा कानून लगा हुआ है, एस्पा कानून लगा हुआ है। किस राज्य में, नागालैंड में। तो अगले 6 महीने के लिए यहाँ पर क्या है, फिर से बढ़ गया है, आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। क्लियर है। तो कौन सा राज्य आसान क्षेत्र घोषित किया गया है, नागालैंड। भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया, ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से किसान बैंकिंग प्लस एग्रीकल्चर की जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड की जाएंगी आपको इस एप्लीकेशन। बैंकिंग की सेवाएं जैसे आपको पैसा सेंड करना, पैसा मंगाना, मतलब ई ट्रांजेक्शन जितना भी है, लोन के लिए अप्लाई करना, ये सारी की सारी बैंकिंग की जितनी भी और बैलेंस चेक करना, ये सारी जितनी भी सर्विसेज है बैंकिंग की, वो एग्रीकल्चर में जैसे वेदर फोरकास्टिंग और मतलब नई नई कृषि के जो तरीके हैं उन सारों के बारे में जानकारी जो है वो ई किसान धन ऐप में आपको एक ही एप्लीकेशन में आपको सारी की सारी मिलेगी। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में। और HDFC बैंक के जो हमारे MD हैं वो इस समय कौन है, आदित्य पुरी। कौन है, आदित्य पुरी HDFC के इस समय हमारे MD हैं। क्लियर। विजडन पत्रिका, विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है। विजडन पत्रिका 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में रविंद्र जडेजा को चुना गया है। फोटो में भी आप देख रहे होंगे, सबसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं। विजडन पत्रिका जो कि क्रिकेट की हमारी क्या कहलाती है, क्रिकेट की बाइबल कहलाती है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना है, रविंद्र जडेजा को, भारत का। लेकिन अगर आपसे विश्व का पूछा जाए तो विश्व में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन से हैं, मुथैया मुरलीधरन जो कि स्पिनर है, कहाँ के, श्रीलंका के, लंका के स्पिनर है मुथैया मुरलीधरन। तो विश्व के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है, आपके रविंद्र जडेजा। लेकिन भारत की अगर बात पूछे तो भारत में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है, रविंद्र जडेजा। क्लियर है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए कौन सी नई पहल की योजना बनाई है। तो उड़ीसा सरकार ने योजना शुरू की है सबूजा उड़ीसा। सबूजा उड़ीसा के अंतर्गत उड़ीसा की सरकार 13 करोड़ क्या होगा, प्लांटेशन करेगी। 13 करोड़ क्या करेगी, वृक्षारोपण करेगी अपने राज्य में। ठीक है। उस योजना का नाम क्या दिया उन्होंने, सबूजा उड़ीसा। क्लियर। उड़ीसा के जो हमारे CM है उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो हमारे CM है उनका नाम है नवीन पटनायक। और जो उड़ीसा के हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। इतनी बातें आपको यहाँ से और याद रखनी है। कोविड-19 प्रसार के कारण विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया गया। यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है देवघर। देवघर कहाँ है, झारखंड में। देवघर झारखंड में हमारा श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है। श्रावणी मेला सावन के महीने में लगता है मेला। इस मेले को कोविड-19 हमारा जान रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं, तो मेले को भी स्थगित कर दिया गया। बड़ा मेला है झारखंड का, इसको स्थगित कर दिया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। और जो हमारी यहाँ की राज्यपाल हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इतनी बातें आपको यहाँ से और याद रखनी है। हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर रेट की मंजूरी दी है। भारत को मंजूरी मिली है नमामि गंगे के लिए $400 मिलियन के लिए। $400 मिलियन के लिए आपको क्या मिला है, मंजूरी मिली है विश्व बैंक से। कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए। क्लियर है।
नमामि गंगे क्या है? नमामि गंगे क्या है? गंगा को साफ करने, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक क्या है, एक योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? सरकार के द्वारा 2014 में। ठीक है, उसके लिए विश्व बैंक ने कितने पैसे दिए हैं? $400 मिलियन। ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पीले रंग के कूड़ेदान रखे गए हैं? किस रंग के? पीले रंग के नए कूड़ेदान रखे गए हैं। तो ये कौन सा शहर है? इंदौर शहर में। इंदौर शहर में नए कूड़ेदान रखे गए हैं जिनका कलर क्या है? पीला। पहले कौन कौन से कूड़ेदान रखे जाते थे? एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। ग्रीन कलर वाले में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते थे उनको रखा जाता था, और ब्लू वाले में किनको रखा जाता है? ब्लू वाले में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो रिसाइकलिंग वेस्ट होते हैं, उनको डाला जाता था। लेकिन अब नई डस्टबिन रख दी गई हैं। इन डस्टबिन का कलर क्या है? येलो कलर है। इसमें क्या रखा जाएगा? इसमें कोरोना वायरस की चीज़ें, जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, और जो हमारा पीपी जो हमें मतलब खराब हो चुके हैं, जो हमें डिस्पोज करना है, उनको हम किसमें डिस्पोज करेंगे? वो येलो कलर वाली डस्टबिन में डिस्पोज करेंगे। और ये डस्टबिन कहाँ लगी हैं? ये डस्टबिन लगी हैं इंदौर, मध्य प्रदेश में। क्लियर है? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्थापित किया है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। मैंने प्लाज्मा के बारे में पहले ही बताया था कि प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडीज जो है, जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उस व्यक्ति के शरीर से एंटीबॉडीज लेकर के संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डाली जाती है, जिससे उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो सभी राज्य क्या है, प्लाज्मा बैंक स्थापित करें कि लोग प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति भी ठीक होंगे। तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हमारे अरविंद केजरीवाल हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के कौन है? अनिल बैजल हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। दुनिया में सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है? सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें तो भारत जो है पहले 8वें नंबर था, लेकिन अब उसकी रैंकिंग इंप्रूव होकर के 5वें नंबर की हो गई। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब 5वें नंबर के स्थान पर है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आपका चाइना। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 5वें स्थान पर। हाल ही में एक शहरी वन स्थापित किया गया है। वो शहरी वन कहाँ स्थापित किया गया है? शहरी वन स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। अब शहरी वन क्या है? शहरी वन का मतलब क्या है कि शहरी वन, शहर में हमें वन बनाना है। वन का मतलब हमें क्या है? शहर में हमें प्लांट लगाने हैं। प्लांट क्या लगाना है? शहरी वन हमारा 5 जून पर्यावरण का दिवस था। उस दिन सरकार ने एक योजना लॉन्च करी। उस योजना का हमारा नाम क्या था? उस योजना का हमारा नाम था नगरी, मतलब नगर वन योजना। क्या योजना का नाम था? नगर वन योजना। नगर वन योजना के तहत क्या था? सरकार ने कहा कि 5 साल में हमें 200 शहरी वन बनाने हैं। शहरी वन कौन से हैं? शहरी वन वो कहलाएंगे जिनका एरिया क्या होगा? 1 एकड़ का होगा। जिनका एरिया कितना होगा? 1 एकड़ का होगा। और 1 एकड़ के एरिया में हमें क्या करना है? प्लांटेशन लगाना है। ठीक है, 5 साल में कितने शहरी वन बनाने? 200 शहरी वन बनाने। तो पहला शहरी वन जो बनाया है वो कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? नई दिल्ली में सीएजी। सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी बोला जाता है, उनके ऑफिस, उनके कार्यालय के बाहर आपका शहरी वन स्थापित किया गया है। क्लियर? नई दिल्ली में। और स्थापित किसने किया? इसका उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे मंत्री हैं, जो कि हमारे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी बातें पता चल जाती हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक हेल्पलाइन सेवा चालू की है जिसका नाम है आसपास? आसपास सेवा चालू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपने देखा होगा कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ है, आत्महत्याओं की घटनाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे एक्टर और बहुत सारे टिकटॉक स्टार, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस समय आत्महत्या कर रहे हैं। इसको जो है नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक सेवा चालू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसका नाम क्या है? आसपास पटेल। इतनी बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका प्रसारित किया है संस्कृत भाषा में, और उसका नाम क्या दिया गया है? संस्कृत साप्ताहिकी। क्या नाम दिया गया है? संस्कृत साप्ताहिकी। साप्ताहिकी का मतलब क्या है कि जो प्रसारण है वो 20 मिनट का एक प्रोग्राम आएगा आपका हर सप्ताह सैटरडे को। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो प्रसारित करेगा हर सैटरडे को 20 मिनट का एक प्रोग्राम जिसका नाम क्या है? संस्कृत साप्ताहिकी। और ये किस लैंग्वेज में होगा? संस्कृत में होगा। क्लियर? अगर आपसे ये प्रोग्राम छूट जाता है तो इस प्रोग्राम का डेली टेलीकास्ट, जो रिपीट टेलीकास्ट होगा, वो संडे को भी होगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। AIR का मतलब क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में, और इसका आकाशवाणी जो नाम दिया गया था वो 1958 में दिया गया था। तो इतनी बातें आपको यहाँ से और याद रखनी है। केयर रेटिंग। केयर रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी, केयर रेटिंग क्या है? CARE। केयर रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कितना रहने का अनुमान लगाया? केयर रेटिंग का मतलब क्या है? क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड। क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021 में 6.4 रहने का अनुमान लगाया है। कितना अनुमान लगाया है? 6.4 रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें पता चल जा रही हैं। हाल ही में मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रिया ठकराल। प्रिया ठकराल जो कि एक 13 वर्षीय, जो 13 वर्षीय जो है भारतीय मूल की लड़की हैं। ये ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली में पढ़ती हैं। नई दिल्ली की रहने वाली हैं प्रिया ठकराल। इनको मिला है डायना पुरस्कार 2020। क्लियर? किस लिए मिला है? इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है
रिसाइकलर, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को क्या करेगा, कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में आपका हेल्पफुल होगा। कौन सा एप्लीकेशन, रिसाइकलर एप्लीकेशन। और रिसाइकलर एप्लीकेशन के लिए प्रिया ठकराल को डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। हाल ही में भारत की दवा मूल्य नियामक किस दवा की अधिकतम 50% तक की कीमत बढ़ाने की अनुमति दी है? दवा मूल्य नियामक ने 50% तक प्राइस बढ़ाने की अनुमति दी है हेपरिन को। हेपरिन एक दवा है जो कि ब्लड क्लॉटिंग रोकती है। शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए हम कौन सी दवा का यूज़ करते हैं? हेपरिन दवा का। और हेपरिन दवा को की कीमत को 50% तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है भारतीय दवा मूल्य नियामक ने। क्लियर है। एस्प्रिन हम जानते हैं एस्प्रिन किस काम आती है? एस्प्रिन हमारे काम आती है अगर हमें हेडेक हो गया हो या माइल्ड सिम्टम का बुखार हो तो हम एस्प्रिन ले सकते हैं। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल हम जानते हैं जब हमें बुखार आता है तो पैरासीटामोल की दवाई लेते हैं। आइब्रोप्रोफेन भी इसी तरह है। आइब्रोप्रोफेन भी हमारी हेडेक के लिए, माइल्ड सिम्टम का बुखार हो अगर तो हम आइब्रोप्रोफेन को भी यूज़ कर सकते हैं। और हेपरिन की तो हमने बात कर ही ली। अगर हमें ब्लड क्लॉटिंग से रोकना है, ब्लड क्लॉट होने से रोकना है तो हम किस दवा का यूज़ करते हैं? हेपरिन दवा का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें पता चल जा रही हैं। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना, कौन सी योजना? बलराम योजना किस सरकार ने शुरू की है? बलराम योजना शुरू की है आपकी उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की सरकार ने आपकी बलराम योजना शुरू की है। अभी पीछे ही हमने देखा था कि उड़ीसा की सरकार ने एक और योजना शुरू की थी, उसका क्या नाम था? सब्जू उड़ीसा। क्या नाम था? सब्जू उड़ीसा। सब्जू उड़ीसा में क्या था? 13 करोड़ प्लांटेशन के लिए उड़ीसा सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। अभी क्या है? बलराम योजना शुरू की है जिसमें क्या है, भूमिहीन ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है उनको क्या करेगी? फसल ऋण प्रदान करेगी उड़ीसा की सरकार। क्लियर है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक। और जो हमारे गवर्नर हैं वो क्या है? गणेशी लाल माथुर। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखना है। बलराम योजना किस सरकार ने शुरू की है? उड़ीसा राज्य ने। किसकी मदद से शुरू की है? नाबार्ड की मदद से। इतनी बातें हमें और याद रखनी है। हाल ही में जारी एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में कितनी अच्छी ऊर्जा क्षमता जोड़ने में सक्षम होगा? ऊर्जा क्षमता जोड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है? भारत रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा है उसमें कितनी क्षमता जोड़ने में सक्षम होगा। ठीक है। भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी जोड़ने की जो हमारी क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। तो भारत अगले 5 सालों में 60 गीगावाट, कितनी? 60 गीगावाट की क्षमता और जोड़ पाएगा। भारत ने लक्ष्य रखा था 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है 2022 तक भारत क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। आज 2020 जुलाई 2020 तक भारत लगभग 100 गीगावाट जो है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? प्रोड्यूस कर पाया है। और अगले 5 सालों में वो लक्ष्य कितना रख रहा है? 60 गीगावाट का मतलब हर साल कितने? 12 गीगावाट क्या है? वो प्रोवाइड कर पाएगा। इतने में ही सक्षम है। 12 दूनी 24 मतलब 2 साल में वो कितने गीगावाट प्रोवाइड कर पाएगा? 24 गीगावाट। और हमने लक्ष्य रखा था 175 का और अभी हमारे पास है 100। और उसमें अगर मैं 24 ऐड करूँ तो टोटल हो रहा है 124। हमने लक्ष्य रखा था 174 का, इसका मतलब 175 का। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा लक्ष्य है 2022 में नहीं पूरा होने वाला। रिन्यूएबल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं वो 175 गीगावाट का जो हमने लक्ष्य रखा था वो हमारा नहीं पूरा होने वाला है। इस यहाँ से हमें इतना पता चल रहा है। तो इतना हम इस क्वेश्चन से हमें क्या बातें पता चलेंगी? भारत अगले 5 वर्षों में कितनी अच्छी ऊर्जा क्षमता जोड़ने में सक्षम होगा? सिर्फ 60 गीगावाट। क्लियर है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिससे हमारा जिस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? वापस से रिन्यू कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये सारी सारी हमारी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। भारत में कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने वाली पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? भारत में कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन चुकी हैं जोया खान। जोया खान कहाँ की हैं? वडोदरा गुजरात की हैं। गुजरात की हैं हमारी जोया खान। ये कॉमन सर्विस सेंटर आपने देखा होगा घरों के पास आपके हमेशा देखा होगा जनसेवा केंद्र खुले होते हैं। जनसेवा केंद्र, ये जनसेवा केंद्र ही क्या होते हैं? कॉमन सर्विस सेंटर। तो कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं? ऐसे सेंटर जहाँ पे जो है गवर्नमेंट की सारी स्कीम का काम होता है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती हैं वो सारे के सारे कॉमन सेंटर में होता है। जैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर आधार कार्ड का अपडेट करवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, सारी की सारी सुविधाएं आपको कहाँ है? मिलेंगी? कॉमन सर्विस सेंटर पे मिलेंगी। ठीक है। सारी की सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन की गई हैं। ठीक है। इसी के लिए क्या बनाए गए हैं? ये सेंटर बनाए गए हैं। ये सेंटर का नाम क्या दिया गया है? कॉमन सर्विस सेंटर। और इसकी पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बन गई हैं? जोया खान, जो कि वडोदरा गुजरात की। इतनी बातें आपको ये और याद रखनी है। हाल ही में किस देश ने ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? कोयला, कोयला हम जानते हैं क्या है? कोयला हमारा ग्रीन हाउस एमिशन में बहुत ज़्यादा क्या है? कारगर है। मतलब कोयले से हमारा ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो बहुत ज़्यादा एमिशन होता है और इससे क्या है? हमारा एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। तो जर्मनी ने क्या किया है? जर्मनी ने क्या किया है कि इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। कोयले के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। तो किस देश ने प्रतिबंधित किया है? वो जर्मनी ने प्रतिबंधित किया। जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या है? बर्लिन है। और जर्मनी की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी की जो हमारी चांसलर है उनका नाम आपको याद रखना है, एंजेलिना मार्केल। क्या नाम है उनका? एंजेलिना मार्केल। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जानी है। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 500 करोड़ के निवेश के साथ अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करने की घोषणा की है। कहाँ विकसित करने की घोषणा की है? एनपीसीआई ने अपना स्मार्ट डेटा सेंटर कहाँ विकसित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में।
ठीक है। एनपीसीआई के जो हमारे इस समय एमडी हैं, एमडी उनका नाम क्या है? दिलीप असबे। क्या नाम है? दिलीप असबे। दिलीप असबे, जिनकी आपको फोटो दिख रही है, ये हैं आपके एनपीसीआई के इस समय के करंट एमडी एंड सीईओ। क्लियर है। और उन्होंने अपना स्मार्ट डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा करी है? इन्होंने अपना स्मार्ट सेंटर हैदराबाद में 500 करोड़ जिसकी लागत है। हाल ही में भारतीय सेना के किस देश की नौसेना के साथ हिंद महासागर में एक संयुक्त सेना अभ्यास किया है? भारतीय सेना ने अभी अभ्यास किया है जापान की नौसेना के साथ। कोविड-19 चलते हुए, मतलब कोरोना के चलते हुए भी भारतीय सेना ने अभ्यास किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है भारत की इस समय तानातानी चल रही है किसके साथ? चाइना। और चाइना को आंख दिखाने के लिए ही भारत ने जापान के साथ क्या किया है? मिलिट्री एक्सरसाइज की है। ठीक है। ठीक है। तो किस देश के साथ की है? जापान के साथ। इतना आपको याद रखना है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री जो F1 रेस की ग्रांड प्रिक्स होती हैं उसकी उसको जीता है इस साल किसने? वाल्टेरी बोल्टास ने। किसने? वाल्टेरी बोल्टास ने। वाल्टेरी बोल्टास किस देश के हैं? फिनलैंड के हैं। और इसकी इनकी जो गाड़ी है वो कौन सी है? मर्सिडीज है। तो उन्होंने जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री। इसके अलावा जो लुइस हैमिल्टन है, इनकी भी गाड़ी है मर्सिडीज की, लेकिन ये हैं यूके के। ये हैं किस देश के? ये हैं यूके के। क्लियर है। तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके जी आकाश, जिनकी ये फोटो है। जी आकाश बन चुके हैं 66वें ग्रैंड मास्टर। इसके पहले जो 65वें थे उनका नाम क्या था? रौनक साधवानी। उनका नाम था रौनक साधवानी। विश्वनाथ आनंद जो है पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। और डी गुकेश जो है वो हमारे सबसे क्या है? यंगेस्ट हमारे ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। कितने साल के? 12 साल 7 महीने के। ठीक है। तो हाल ही में 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? वो हमारे बन चुके हैं जी आकाश। क्लियर। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने जो साप्ताहिक करंट अफेयर है, जो जुलाई महीने का हमारा पहले सप्ताह का करंट अफेयर था, उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से लगा लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको पूरा रट डालिए। ठीक है। ऐसे ही अगले हफ्ते की जो हमारी करंट अफेयर होगी वीक 2 की, उसको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, क्या है, नए क्वेश्चन के साथ। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।